Back to just English classes. Good evening, guys. How are you all, and how's study going on, guys? Guys, like all my videos, today's session is also very important. We have very important questions, exam related, exam point of view. Guys, if you are preparing for TZT, PGT, DSSS, and LT like all type of exams, where literature is compulsory, necessary. So this is very beneficial for all aspects of एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और हर एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट की तरह बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज के सेशन में हमारे पास। और उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। चलिए देख लेते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा स्क्रीन पे। Ernest Hemingway visited Spain during the Civil War and utilized his experience in the book. अर्नेस्ट हेमिंगवे स्पेन गए थे सिविल वार के दौरान, तो वहाँ पे उन्होंने यूटिलाइज़ किया है अपने एक्सपीरियंस को, जो वहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया, तो अपनी किस बुक में इन्होंने इसको जो है किया है यूटिलाइज़। तो ये आपको बताना था यहाँ पे गाइज। तो हम जाएंगे कौन से, ए ऑप्शन पे ही जाएंगे गाइज। ये हो जाएगा आपका फॉर होम द बेल टॉल्स। ठीक है, ये आया था आपका 1940 में, ये भी याद रखिएगा। 1940 में आपका ये वर्क आया था इनका और इसमें जो है वॉर एक्सपीरियंस को दिखाया गया है। ठीक है, और हेमिंगवेज लॉन्गेस्ट नॉवल है ये और स्पेनिश सिविल वॉर पे बेस्ड है और जो रॉबर्ट जॉर्डन है वो इसका हीरो है। इतनी बातें आपको बस याद रखनी है इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या चीज़ सही है अर्नेस्ट हेमिंगवे के लिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज किल्ड इन अ बैटल, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज मर्डर इन अ स्ट्रीट ब्रॉल। बल्कि ये पहला ही हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, उन्होंने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1954। 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, आपको पता है किसके लिए, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। ठीक है, और पुलित्जर प्राइज़ भी मिला है इनको 1953 में। तो यहाँ पे जो है कमिटेड सुसाइड किया उन्होंने कब, समर 1961 में। 1961 में इनकी डेथ हो गई थी, राइट। अच्छा, कब हुए थे डेथ इनकी जो है 1961 में हुई थी, बट गाइज पैदा कब हुए थे ये, तो ये आपके 1899 में पैदा हुए थे, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में ये क्वेश्चन आ जाता है। अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन, ये कहाँ पर सेट किया गया है ये आपको बताना है गाइज। और अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो ये नॉवल है ये आपका बनता है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इटली में जो है इसकी सेटिंग है। ओके, चलिए, और कब आया था 1929 में, डेट भी आपको उसकी याद रख लेनी है। In Milton there is always an appearance of effort in Shakespeare scarcely any. तो दिस रिमार्क्स हैज़ बीन मेड बाय, ये जॉन मिल्टन के लिए ये रिमार्क किसने दिया है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो थॉमस हारी, विलियम हैजलिट, निसिम इजेकिल या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। तो विलियम हैजलिट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो गाइस यही इसका आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। whom does Milton accuse in Paradise Lost as the son of Belial, flown with insolence and wine? तो किसको कहा है उन्होंने सन्स ऑफ बेलियाल, फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। तो किस, क्या आंसर आप यहाँ पर देंगे, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा गाइज। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में एंग्लिकन क्लर्जी, कैवेलियर पोएट्स, ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ सभी को सन ऑफ बेलियाल कहा है। ठीक है, चलिए सैमसन एगोनिस्ट शोज मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या चीज़ लाने के लिए सैमसन एगोनिस्ट में जो है शॉज मिल्टन क्या डिज़ायर अपनी दिखाते हैं। द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, वो माइथोलॉजी दिखाना चाहते हैं सैमसन की। द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज, द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज एकिन टू हिज ऑन लाइफ, की जो स्टोरी है सैमसन की वो खुद की लाइफ से रिलेट करती है उनकी। द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट, जो भी वो लिख सकते हैं उसकी बिटर आयरनी यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। तो ये आपका बी ऑप्शन बनेगा गाइस, यानी कि बी ऑप्शन में क्या है, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज को उन्होंने दिखाया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सैमसन एगोनिस्ट में ब्लाइंडनेस दिखाई गई है, जो कि मिल्टन भी ब्लाइंड थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर की है। ठीक है, चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस, इनमें से कौन सी बिगिनिंग जो बुक है शेक्सपियर की सक्सेस की शुरुआत मानी जाती है। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ठीक है, ये आपकी गाइस एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और ये आपकी विनस एंड एडोनिस है। ठीक है, विनस एंड एडोनिस है गाइस। और कब आई थी ये भी बताना है आपको। तो ये आपकी जो है यही हम विनस एंड एडोनिस की बात कर रहे हैं, जो 1593 में आई थी। 15 दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है
वीनस एंड एडोनिस है, और दूसरी है द रेप ऑफ ल्यूक्रीज। ठीक है, तो ये दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है इनकी, जो 94 में आई थी, ये 93 में आई थी। और गाइज इसमें जो है इसको सेस्टा रिमा में लिखा गया है, यानी कि 6 लाइन स्टैंजा में इसको लिखा गया है। तो इतना आपको इसके बारे में जानना है। ठीक है, आउट ब्रीफ कैंडल, तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन मैकबेथ की है गाइस। ठीक है, मैकबेथ प्ले में लाइन है, और मैकबेथ में जो है ये क्या करती है, ये लाइन जो है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, इसी से ये रिलेट करती है। अ पुअर लॉयर दैट स्टार्ट्स फ्रेट्स इज आर अपॉन द स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे यही हम जानेंगे इसके बारे में। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? मैकबेथ जो है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, क्या उसको उसमें दिखाया गया है प्ले के अंदर? थेन ऑफ काउडर तो उसको विचेस ने भविष्यवाणी की थी और वही तुरंत हो जाता है, तो उसको जो अदर भविष्यवाणी थी उनकी, ठीक है, और प्रोफेसीज थी, एक तो उसको पता ही चल गई थेन ऑफ काउडर, उसको आते ही पता चलता है बैटल से कि उसको ये उपाधि मिल गई है, लेकिन उसको दो और चीज़ें हैं उन पर भी बिलीव हो जाता है इसकी वजह से कि वो राजा बनेगा। ठीक है, वो राजा बनेगा। और चलिए तो देख लेते हैं, और जो उसके बच्चे हैं, जो बैंकों के बच्चे हैं, वो राज करेंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे दो प्रोफेसीज थी। अच्छा, इसमें जो है थेन ऑफ ग्लेमिस हो जाता है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाता है। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्स डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? अलग अलग नेचर जो के जो मूड्स हैं वो कौन सी पोएम में दिखाते हैं? तो ये आपकी लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन एबी। ठीक है, इसी में हमें जो है अलग अलग मूड्स नेचर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो कब आई थी ये? वैसे ये ये आई थी आपकी 98 में, 13 जुलाई 1798 को वो गए थे। 13 जुलाई है ना। अगर यहाँ पे टिंटन एबी की बात करें तो टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वेस्ट ड्यूरिंग अ टूर इन जुलाई 13, 1798, तो ये इसका पूरा टाइटल है। ओके, चलिए। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन, तो ये लाइन कहाँ की है? तो ये बहुत प्यारी लाइन है और आपकी टिंटन एबी से ही है। द हॉन्टेड, सॉरी ए पे लगा दिया मैंने, लास्ट में डी पे लगाना था। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन, तो ये लाइन जो है टिंटन एबी से ली गई है। विच नॉवल हैज़ अ चाइनीज़ बॉक्स स्ट्रक्चर, कौन से नॉवल का चाइनीज़ बॉक्स स्ट्रक्चर माना जाता है गाइज? तो ये आपका बनता है वुदरिंग हाइट्स। ओके, डी ऑप्शन वुदरिंग हाइट्स, ये आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर। और जो इसकी अगर बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इंक्लूड्स प्लेटोज डायलॉग, द सिंपोजियम, मैरी सेलीज 1808 नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन, मैरी सेली ने 1818 में एक नॉवल लिखा था फ्रैंकेनस्टीन। ठीक है, वो भी जो है विदरिंग हाइट्स, मतलब वो भी चाइनीज़ बॉक्स में माना जाता है। और एक और आपका बनता है जोसिन गार्डनर्स द सॉल्टेयर मिस्ट्री, एमिली ब्रॉन्टे का जो वुदरिंग हाइट्स है ये भी है, एंड जोसेफ कॉनरेड्स का द हार्ट ऑफ डार्कनेस है, ये भी आपका चाइनीज़ बॉक्स में ही आता है। ठीक है, The Wrecked of the Earth, a book that analyzes the dehumanizing effects of colonization by Franz Fanon, derives its title from. फ्रेंच फैनन का एक नॉवल है द रेज्ड ऑफ द अर्थ, तो इसमें क्या दिखाया गया है, एनालिसिस किया गया है डिह्यूमनाइज इफेक्ट को कॉलोनाइजेशन का, और ये जो इनके द्वारा इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो गाइस इसका जो आंसर बनता है वो आपका क्या बनेगा? क्या ओपनिंग लिरिक्स ऑफ द इंटरनेशनल एंथम है, या फिर ओविड्स मेटामॉर्फोसिस दैट इज डिवाइन कॉमेडी, या फिर लाइन्स फ्रॉम द लैंड इज योर लैंड? तो ये आपका होगा ए ऑप्शन, यानी कि द ओपनिंग लिरिक्स ऑफ द इंटरनेशनल एंथम, इसी से जो लाइन इसका जो टाइटल है वो लिया गया है। द शिकागो स्कूल ऑफ पोइट्री इज ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से जाना जाता है शिकागो स्कूल ऑफ पोइट्री को? तो ये आपका गाइज बनता है सी ऑप्शन, यानी कि नियो एरिस्टोटलियंस, नियो एरिस्टोटलियंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और नियो एरिस्टोटलियन जो है वो डेवलप हुआ था 1920s में, ठीक है, और 30s में और 40s में, 30s में और 40s में, ठीक है, इससे आप लोग इसको जान सकते हैं। और यूनिवर्सिटी शिकागो में जो है ये स्टार्ट हुआ था, डेवलप हुआ था, और ऑल्सो कॉल्ड द स्कूल क्योंकि ये शिकागो स्कूल में डेवलप हुआ था इसीलिए इसको शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स कहा गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, कमांड ऑफ विच पोएटिक डिवाइस इज द मार्क ऑफ अ जीनियस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? एरिस्टोटल ने कौन से
पोएटिक डिवाइस को कमांड कहा है, किस पे, मार्क ऑफ अ जीनियस कहा है, ठीक है, किसको कहा है, तो ये आपका बनता है क्या, ये बनेगा आपका गाइस मेटाफर, ठीक है, मेटाफर को उन्होंने जो है ये उपाधि दी है। अच्छा ये गलत लिख गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा वैसे, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, लेकिन ये गलत लिख गया है, METAPHOR बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा ही लाइव करता है, जीता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर इसको देखें आप तो ये आपका बन जाएगा गाइस, आई होप ये काफ़ी इजी है, और ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रक्ल्यूज गाइस, रक्ल्यूज, ठीक है, जो अपने आप में ही जीता है, ज़्यादा किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता, तो उसको हम रक्ल्यूज कहते हैं, संत कहते हैं, साधु कहते हैं, ओके। अच्छा, आ ल्यूनेटिक इज कन्फाइडेड टू, जो ल्यूनेटेड है वो किसको कन्फाइड करता है, जेल है, मोनेस्टरी है, होल है, एसाइलम है, तो ये एसाइलम को कन्फाइड करता है, ठीक है। द बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न इन अ फैमिली, ये फैक्ट कि जो पहला बच्चा होता है जो फैमिली में बोर्न हुआ है उसको क्या कहा जाता है, तो क्या वो प्रीमोर्डियल है, ठीक है, अल्टी मोजेनिचर है, या फिर प्रीमोजेनिचर है, या फिर प्रीमीपेरा है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रीमोजेनिचर इसको हम कह सकते हैं, राइट। चलिए, आ हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, जो लोग मर रहे हैं उनके लिए कौन सा हॉस्पिटल होता है, क्या कहते हैं उसे, मॉर्चरी तो वो होता है जहाँ पे जो पहचान करने के लिए, शिनाख्त करने के लिए जो डेड बॉडीज हैं उनको रखा जाता है, उसको मॉर्चरी कहते हैं। अच्छा, हॉस्पाइज कहते हैं हम उसे, ठीक है, हॉस्पाइज होगा इसका। सैनेटोरियम आपको पता है, इन्फर्मिटी, राइट, ओके। चलिए, टू कॉल अ स्पेड आ सोर्ड मीन्स, सोर्ड थोड़ी, स्पेड ही होगा ये भी यार, स्पेड ही है ये भी, सोर्ड कहाँ से आ गया, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हो जाते हैं टाइपो मेरे हाथ से बहुत टाइप होते हैं। अच्छा, ये स्पेड है, ठीक है, ये स्पेड है गाइस। टू कॉल अ स्पेड क्या मतलब है इसका, टू कॉल अ स्पेड इसका क्या मतलब बनता है, तो ये हो जाएगा आपका टू स्पीक विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, टू स्पीक विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, सीधे सीधे कहना बात को। अच्छा, इन अ ब्राउन स्टडी में होना, इसको क्या कहेंगे आप, इन हिज स्टडी रूम में, एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग, एब्सेंट माइंडेड, या फिर इन स्टेट ऑफ शॉक, तो ये हो जाएगा आपका इन स्टेट ऑफ शॉक, ठीक है, या फिर इन शॉक नहीं, सॉरी गाइस, मैं गलत बोल गई, एब्सॉर्ब्ड इन रीडिंग होगा, एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग हो जाएगा, यानी कि पूरे तरीके से रीडिंग में एब्जॉर्ब हो जाना, इतना खो जाना कि किसी दूसरी बात का ध्यान न रहे, तो उसको हम ब्राउन स्टडी में होना कहते हैं। आई विल बैक इन द ट्विंकलिंग ऑफ, मतलब मैं वापस आ जाऊंगा, ट्विंकलिंग ऑफ, किस चीज़ की ट्विंकलिंग, NI, लाइटिंग बॉल्ट, स्माइल, कहते हैं ना कि मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा, तो उसको कहा गया है यहाँ पे NI, ठीक है। आई विल बैक, मैं आ जाऊंगा, इन द ट्विंकलिंग ऑफ NI, है ना, पलक झपकते ही मैं आ जाऊंगा, ये इसका मतलब बनता है। तो गाइस, वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जल्दी से मेरे साथ जुड़े रहें।